हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 का शेष दूसरा पार्ट बचा हुआ उसका बाकी हिस्सा बता रहे हैं। कल हम बताया था हमने कि हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, हर्यक वंश और नंद वंश के विषय में बताया था। और नंद वंश के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी 322 ईस्वी से 1585 तक यह शासन चला था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस समय इस साम्राज्य की स्थापना की थी और चाणक्य किंग मेकर थे, इनके गुरु थे और इनके राज्य के मंत्री थे जिनका ये सम्मान करते थे। इसके बाद आज हम चलते हैं वैदिक सभ्यता, वैदिक काल। वैदिक काल एक ऋग्वेद की रचना हुई। इस काल में केवल एक ऋग्वेद की रचना हुई। वैदिक काल को दो भागों में डिवाइड करते हैं हम, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। इस काल में अन्य 3 वेदों की रचना हुई। ये शासन समय अच्छा नहीं था, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो थे शासन में बहुत कमियां आ गई थी, हिंदू धर्म में बहुत कमियां आ गई थी, कर्मकांड, जाति प्रथा, सती प्रथा दोष आ गए थे और ये सारे कार्य ब्राह्मणों के द्वारा हुआ था। ब्राह्मणों के द्वारा हिंदू समाज के अन्य वर्गों का शोषण किया जाने लगा। लोग हिंदू धर्म से परेशान हो गए थे। छोटी छोटी बातों पर धार्मिक कर्मकांड किया जाता था और उनको श्राप का विषय में बता करके उनसे धन ऐंठा जाता था। ब्राह्मणों का कार्य हो गया था। धार्मिक कर्मकांड होने लगे थे। मूर्ति पूजा का ज़्यादा बोलबाला हो गया था। तो इन सब चीज़ों से उत्तर वैदिक काल में लोग परेशान हो गए और बाद में जो है महाजनपद का उदय हुआ और महाजनपद के समय में 2 धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनका प्रादुर्भाव हुआ। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों सरल धर्म थे, सरल स्वभाव के नियम मान्य धर्म थे। इसमें लोगों को आसानी दिखाई दी और उनका झुकाव इन धर्मों के प्रति होने लगा, क्योंकि नियम और कानून कुछ नहीं थे, सभी को समान समझा जाता था, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं थी। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा बढ़ने लगे, हिंदू धर्म से विमुख होने लगे। इन नियमों को मानते मानते जो ऋग्वेद का काल था वो अधिक प्रसिद्ध होने लगा और इस धर्म के अनुयायी ज़्यादा होने लगे। इसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में बताया गया था कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का उदय हुआ था। 1830 में एक जैन प्रिंसेस ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी आए थे, जिन्होंने उत्खनन से जो इस लिपि को उनके शिलालेखों और सिक्कों के माध्यम से पढ़ा था और इसमें एक प्रियदर्शी शब्द जो कि सिक्कों और शिलालेखों पर लिखा मिलता था, उस प्रियदर्शी शब्द का उच्चारण मनोहर मुख वाला राजा अर्थात इस अभिलेखों से पता लगता है कि ऐसा कोई राजा था जिसका जो बहुत शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक था। इस समय अशोक ही सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक था। तो वैदिक काल के समय में फिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म आ गया, महाजनपद हो गए। ये महाजनपद 16 महाजनपद थे और इसमें एक कहानी आपको बता दी थी, मैंने कल भी बताई थी और आज भी बता देता हूँ कि विष्णुगुप्त और चाणक्य और कौटिल्य नाम से एक व्यक्ति था जिसका नाम चाणक्य था। धनानंद से अपमान होने के बाद तो वो वहाँ से राज्य से निकाल दिया गया था, उनकी सभा से निकाल दिया गया। तो रास्ते में आते वक्त उसको कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए और उसमें एक बालक चंद्रगुप्त भी था। चंद्रगुप्त जो खेल खेल रहा था वो राजा, मंत्री, सेना और शासक के इनके सबका खेल था। उस सारे खेल को देखते हुए इन्होंने इस स्थिति को देख करके वहाँ रुक गए और रुकने के बाद ये चाणक्य जो थे इनके पिता से मिले थे
और पिता से मिलने के बाद इनके पिता से इनको अपने लिए मांग लिया था कि मैं इसको एक अच्छा श्रेष्ठ नागरिक और राजा के पद पर आसीन करूंगा। मेरा ऐसा स्वप्न है, मैं इस स्वप्न को साकार करूंगा, आप मेरी सहायता कर सकते हैं। तो इनके पिता ने मोर वंश के पिता थे। इनके मोर वंश के मोर का पालन करते थे, इनको मोरपंथी कहा जाता था। तो इनके पिता ने चाणक्य को चंद्रगुप्त को दे दिया। उसकी शिक्षा का सारा कार्यभार चंद्रगुप्त ने किया। आगे चल के चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, धनानंद को हराकर। और इनका भी पुत्र था एक बिंदुसार, जो कि बिंदुसार ने कुछ समय शासन किया, मौर्य वंश को आगे बढ़ाया। इनके बाद उनका भी पुत्र अशोक, सम्राट अशोक महान के नाम से जाना गया। तो सम्राट अशोक का शासनकाल इस समय चल रहा था जिस समय जेम्स बिशप प्रिंसेस आए थे यहाँ, 1830 की बात थी। तो इसी समय इन्होंने उन सिक्कों और अभिलेखों के माध्यम से खरोष्टी और ब्रह्मी लिपि का पहचान की थी। और इस समय जो महाजनपद थे, जो अलग अलग राज्य थे, जो 16 महाजनपदों के नाम से जाना जाता था, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी समय आया था। इस समय नगर और नगरों की स्थापना और लोहे का प्रयोग बहुत अधिक होता था। लोहे की खानें थी यहाँ। सिक्कों का विकास भी हुआ। सिक्कों के माध्यम से ही इस समय का पता लगता है। और इसमें जो महाजनपद थे वो प्रमुख में बज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, कंधार, अवंती, ये प्रमुख महाजनपद थे। और इन सब महाजनपदों के अलग अलग राजा होते थे। राजा शासन करता था। गण और संघ के नाम से के राज्यों में लोगों का सम्राट शासन करता था, यानी हर जनपद में एक सम्राट होता था। प्रत्येक जनपद की राजधानी होती थी, जिसे किले के माध्यम से चारों तरफ से घेरा बना करके सुरक्षित रखा जाता था। रख रखाव के लिए धन की भी आवश्यकता होती थी और धन एकत्र किया जाता था। शायद संभवतः ऐसा होता होगा कि शायद लूटपाट के माध्यम से भी धन एकत्र किया जाता होगा। और साथ ही सभी किसानों से कर लिया जाता था, व्यापारियों से टैक्स लिया जाता था और व्यापार होता था। धीरे धीरे कुछ समय कुछ राज्य स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र की सेना रखने लगे थे। खास तौर से अपने राज्य की सुरक्षा करने के लिए स्थायी सेना का निर्माण भी किया जाने लगा था। इस समय मगध जनपद इस समय सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक था। तो शक्तिशाली जनपद होने के साथ साथ, जो कि आज बिहार में पटना और गया वर्तमान में आज इसको जानते हैं इस नाम से, तो ये उस समय मगध शासन जनपद के नाम से जाना जाता था। प्राचीन राजधानी इसकी राजगृह थी और चारों तरफ पहाड़ियाँ थीं और राज्य की प्राकृतिक छटा देखने से बनती थी। चारों तरफ से प्राकृतिक रूप से पहाड़ियाँ ही और प्रकृति थी, जिससे इसकी रक्षा होती थी। भूमि इस समय उपजाऊ थी। खेतों में गंगा और सोन नदी के पानी से सिंचाई होती थी, जिसका पानी यहाँ खेतों में उपलब्ध होता था और इनसे सिंचाई करती थी, खेती की जाती थी। इन्हीं नदियों से नाव द्वारा यातायात होता था और एक स्थान से दूसरे स्थान लोग जाते थे, व्यापार भी करते थे। इसी कारण से व्यापार में यहाँ वृद्धि हुई। लोहे की खानें थी। लोहा बहुत अधिक मात्रा में यहाँ उपलब्ध हुआ और लोहे की अनेक चीज़ें बनाई गई। जंगली क्षेत्रों में हाथियों का भी आवागमन था। हाथी की संख्या थी और सेना को विशाल बनाने के लिए इन हाथियों की सेवा ली जाती थी, अर्थात सेना में हाथियों को भी रखा जाता था। तो इस प्रकार से जो मौर्य साम्राज्य
इस समय प्रसिद्ध था। मगध शासन प्रसिद्ध था। 16 महाजन थे। सभी महाजन अलग अलग राजा होते थे और अपनी सेना रखते थे, स्थायी सेना रखते थे। तो कुल मिलाकर के राजा, किसान और नगर, इन सबको मिलाकर के ये शासन होता था। लेकिन इस समय की जो नगर व्यवस्था थी वो अच्छी थी, दुरुस्त थी, और इस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बोलबाला था। हिंदू धर्म की अवनति हो रही थी। नौकरशाही तंत्र था। राजधानी के रूप में किले के समान एक घेरा डाला जाता था जिसकी रक्षा करती थी। लोग सुखी थे, खुश थे, संपन्न थे। इस प्रकार से जो ये पाठ आज हम पूरा करते हैं, बंधुत्व, जाति तथा ये आगे तीसरा पाठ करेंगे हम। इससे पहले अभी इसी पाठ के विषय में बता रहे थे कि राजा, किसान और नगर के नाम से ये जो पाठ है हमने कराया है, इसको आप अपने समझा होगा। और इसके कुछ प्रश्न हैं, वो प्रश्न हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक प्रश्न और हम आपको समझा दें। ये एक मानचित्र दिखाया गया है। इसमें जो 16 महाजनपद हैं, कुरु जिसको आज इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते हैं, पंचाल, अहिछत्र, वज्जी जो वैशाली हैं, मल्ल जो पावा हैं, कौशल श्रावस्ती हैं, अंग चंपा है, मगध राजगिरी है, बंग है, वत्स कौशाम्बी है, कांची बनारस है, मत्स्य विराटनगर, सूरसेन यानी मथुरा, अवनति उज्जैनी, चेदी सुक्तिमिति, ये सारे 16 महाजनपद थे। ऊपर गंधार जो कि तक्षशिला, कंबोज, पुष्कलावती, ये जो महाजनपद थे। और आगे ऊपर अफ़गानिस्तान से होते हुए गांधार के पास का क्षेत्र ये सब मिल जाता था, जो पाकिस्तान में आज सम्मिलित है कुछ हिस्सा। तो इस प्रकार से आपको एक प्रश्न करना होगा, लिखना होगा। तो जो प्रश्न है वो कौन कौन से महाजनपद थे और उनकी राजधानियाँ अभी हमने बताई हैं। इसमें कौन कौन सी राजधानियाँ उनकी थी, इस प्रश्न को आप करेंगे। इसके अलावा कुछ प्रश्न इसमें दिए गए हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। जैसे ये लघु उत्तरीय प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद लगभग 1500 वर्षों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न